नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध कवि कैलाश गौतम की 4 पंक्तियां हैं कि भले डांट बीबी कि तू घर पे खाना, जंगल में जाके धूनी रमाना, चाहे जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। जी हाँ, आज का जो मुद्दा है वो अदालतों से जुड़ा हुआ है। देश में एक खास वर्ग बन गया है जिसे भारत को हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति को संविधान घोषित करने की इतनी बेचैनी है कि जिसका फायदा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी भुनाने से नहीं चूकते। उनके इस विचारधारा को मजबूती देने के लिए भाजपा के बड़े बड़े मंत्री नेता आरती का थाल सजाए खड़े रहते हैं। जी हाँ, यह वही बागेश्वर सरकार हैं जो दूसरों का भूत भविष्य माइक लेकर बताते हैं, लेकिन जिनका खुद का शराबी भाई नशे की हालत में कट्टे के साथ बवाल करते गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाबा इसे पहले से जान ही नहीं पाते। खैर, ये तो रही बात धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा की, लेकिन ताज्जुब तब होता है जब संविधान से चलने वाली अदालतें भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते विचारधारा का अनुसरण अपने आदेशों और कोर्ट में वकीलों से करने लगे। हम आपको उत्तर प्रदेश और गुजरात हाई कोर्ट के ऐसे 2 मामले बताएंगे जिनमें अजीबोगरीब फैसला और कोर्ट रूम में की गई टिप्पणियां शामिल हैं। इसके साथ ही ऐसे मामलों में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं गुजरात हाई कोर्ट में घटे एक ताजे मामले से। गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार 7 जून को मनुस्मृति का हवाला देते हुए एक 16 साल 11 महीने की नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात की याचिका के सुनवाई के दौरान उसके वकील सिकंदर सैयद से कहा कि कैसे अतीत में लड़कियों की शादी 14 से 16 साल की उम्र में कर दी जाती थी और 17 साल की उम्र तक कम से कम एक बच्चे को जन्म देती थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति समीर दवे ने एक बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने अपनी बेटी की 7 महीने की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की मांग की थी। पिता की ओर से पेश वकील सिकंदर सैयद ने कहा कि लड़की अभी महज 16 साल और 11 महीने की है और इस गर्भावस्था का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर जस्टिस दवे ने जवाब दिया कि क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जाकर अपनी माँ या परदादी से पूछो, वो आपको बताएंगे कि पहले 14 से 16 साल लड़कियों की शादी की सामान्य उम्र थी। जब तक लड़कियां 17 साल की हो जाती थीं, तब तक वे कम से कम एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती थीं। याचिकाकर्ता के वकील सैयद ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ मिलार्ड्स, इस्लाम में भी लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल है। इस पर जस्टिस दवे ने जवाब दिया कि देखिए, बात यह है कि लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। यहाँ 4 से 5 महीने या वहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यह मनुस्मृति में है। मुझे पता है कि आप इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसे एक बार पढ़ लें। पीठ ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि बच्चा स्वस्थ है, यहाँ तक कि माँ उत्तरजीवी भी स्वस्थ है। पीठ ने रेखांकित किया, आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी, यहाँ तक कि अदालत भी, आपको बच्चे को मारने की अनुमति नहीं दे सकती है जब तक कि कुछ लक्षण या प्रतिकूल परिस्थितियां ना हो। इसलिए न्यायाधीश ने चिकित्सा अधीक्षक सिविल अस्पताल राजकोट को एक पैनल गठित करने और लड़की और भ्रूण की जांच करने का आदेश दिया। पीठ ने मेडिकल बोर्ड से अपनी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा कि क्या भ्रूण को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई अब 15 जून को होगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अदालतें मनुस्मृति या पुराने जमाने के रीति रिवाजों पर अपनी सोच प्रदर्शित करेंगी या संसद में बने कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के हिसाब से। पहले आपको बताते हैं इस मामले में कानून क्या कहता है। MTP एक्ट 1971 के अनुसार भारत में अबार्सन कानूनी है, हालांकि इसे बाद में संशोधित किया गया है। महिला को इस एक्ट का पालन करते हुए गर्भपात का अधिकार मिला है
भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की अनुमति थी, लेकिन साल 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद ये समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते तक की गई। इसके अलावा कुछ खास केस में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की अनुमति ली जा सकती है। भारत में अबॉर्शन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहली, प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते तक। अगर महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो चुका हो और महिला ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई हो तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। इसके लिए बस एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की लिखित परमिशन जरूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते तक का समय है, जिसमें अगर मां या बच्चे के मानसिक शारीरिक हेल्थ को किसी तरह का खतरा है तो महिला अबॉर्शन करा सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 डॉक्टरों की लिखित परमिशन जरूरी है। तीसरा नियम ये है जो इस पीड़िता के मामले में लागू होता है, जिसमें प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है, बशर्ते महिला यौन उत्पीड़न या रेप का शिकार हुई हो तो ऐसे केस में 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन करवा सकती है। अगर गर्भवती माइनर हो, विकलांग हो, मानसिक रूप से बीमार हो तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। संसद में पारित गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इन परिस्थितियों में 24 सप्ताह यानी कि 6 महीने के बाद गर्भपात के संबंध में फैसला लेने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड का काम होगा अगर कोई महिला मिलने के 3 दिन के भीतर गर्भपात की अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में गर्भपात को लेकर महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया था। गुरुवार 29 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनन गर्भपात कराने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने के नियमों से बाहर रखना असंवैधानिक है। दरअसल एक 25 साल की युवती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे अपने 23 हफ्ते 5 दिन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक युवती की शादी नहीं हुई थी, वो लिव इन में रहते हुए प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नियमों का हवाला देते हुए युवती को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद युवती सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शीर्ष अदालत ने उसे राहत दी। उसने आदेश दिया कि एम्स का एक मेडिकल पैनल ये देखे कि क्या उस समय भी महिला का सुरक्षित गर्भपात कराया जा सकता है। अगर हाँ तो महिला अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने यह फैसला दिया था। इस आधार पर गुजरात की नाबालिग गर्भवती को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये तो रहा गुजरात हाई कोर्ट का नजरिया, जिसमें मनुस्मृति और दादी नानी के ज़माने के रिवाजों को 21वीं सदी में बैठे जज साहब कोर्ट रूम में पीड़िता के वकील को समझा रहे हैं। अब चलते हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ के एक और विद्वान न्यायाधीश के अजीबोगरीब फैसले पर, जिसे स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया। मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, बीते हफ्ते का ही है, जब लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस बृजराज सिंह ने एक मामले में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को परे रखते हुए एक रेप पीड़िता से शादी करने से मुकरने के मामले में आरोपी के विचित्र तर्क की लड़की मांगलिक है इसलिए शादी नहीं कर सकता, पर जस्टिस बृजराज सिंह ने कानून के मुताबिक फैसला देने के बजाय लड़की की कुंडली की जांच कराने का फरमान सुना दिया। अब जज साहब को कौन समझाता कि माई बाप जब लड़की के साथ घिनौना कर्म किया गया था तब क्या कुंडली देखी गई थी। खैर, जज साहब ने अपनी सनक में आदेश दिया और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय को जस्टिस बृजराज के इस फैसले की खबर लगी, वैसे ही छुट्टी वाले दिन बीते शनिवार को ही अवकाश पीठ ने मामले में स्टे लगा दिया। ये दिलचस्प मामला कुछ यूँ है। दरअसल 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस बृजराज सिंह ने एक लड़की जिसने अपने मंगेतर पर रेप का आरोप लगाया है, उसका कहना है कि मंगेतर ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे मांगलिक बताकर शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष को 10 दिन में लड़की की कुंडली जांच कर यह बताने का आदेश दिया था कि वह मांगलिक है भी कि नहीं। 26 जून को मामले में अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन 3 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश पर रोक लगा दी।
जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समझ में नहीं आता कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लड़की के मांगलिक होने या ना होने की जानकारी के लिए दोनों पक्षों की कुंडली जमा कराने के लिए क्यों आदेशित किया। है ना गजब का आदेश, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूजन में है। ऐसा कारनामा उनके हाईकोर्ट जज ने किया कैसे। एक तरफ अब जहां आरएसएस जैसी हिंदुत्व विचारधारा वाली संगठन भी अपने अखबार द ऑर्गेनाइजर के जरिए कह रहे हैं कि देश की राजनीति अब हिंदुत्व और सिर्फ मोदी मैजिक के बूते नहीं की जा सकती, उसके बजाय अन्य आर्थिक, सामाजिक और रोजगार के मुद्दे शामिल करने होंगे, तो वहीं दूसरी ओर देश की कुछ अदालतें अजीबोगरीब फैसले और तर्क रखकर कौन सा संदेश देना चाहती हैं समझ से परे हैं। इस पर आप विश्लेषण कीजिए कि आखिर में इन दिनों देश में चल क्या रहा है। धन्यवाद।